हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका फिर से साइंस गुरु मंत्रा में। आज हम आ गए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, एसिड बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, you have been provided with three test tubes. One of them contains distilled water and the other two contain an acidic solution and a basic solution, respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? बोले तो आपको तीन टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, जिनमें से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल वाटर है, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरी के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है। अभी आपको पता नहीं है कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर किस तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, के हर टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार देखिए। पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स। जो आपको लिटमस पेपर दिया गया है रेड कलर का, उसे आप तीनों टेस्ट ट्यूब्स में वन बाय वन क्या करिए, डिप कर दीजिए। द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन, वो एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। आपको पता है कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड हेयर, जो यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर बना है, कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक सॉल्यूशन। अब यही पेपर एसिडिक सॉल्यूशन को भी टेस्ट करने के लिए तैयार है, इससे एसिडिक सॉल्यूशन टेस्ट किया जा सकता है। पुट द ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेन अबव इन द रिमेनिंग टू टेस्ट ट्यूब। इस ब्लू लिटमस पेपर को अब क्या करना है, जो दो टेस्ट ट्यूब बची हैं उनमें डालना है, टर्न बाय टर्न। द सॉल्यूशन विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, विल बी अ एसिडिक सॉल्यूशन, वो एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। द सॉल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिटमस पेपर पर कोई भी असर नहीं पड़ा, विल बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होगा, एंड हेंस इट विल बी अ डिस्टिल्ड वाटर। तो इस तरह से आप तीन टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद अलग अलग तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनके नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं, सिर्फ एक प्रकार के लिटमस पेपर का यूज करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Why should curd and sure substances not be kept in brass and copper vessels? क्यों ऐसा है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि जो दही है और जो खट्टे सामान होते हैं उन्हें ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट in brass and copper vessels because these and other short food stuffs contain acid। ठीक है जी, जो आपके कर्ड है और जो आपके खट्टे सामान है उनमें एसिड होता है, which can react with the metal of a vessel to form poisonous metal compounds, जो कि बर्तन के मेटल के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है और पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बना सकता है, which can cause food poisoning and affect our health adversely, जो कि पॉइजनस हो सकता है और फूड पॉइजनिंग कर सकता है और हमारी हेल्थ पर बुरे प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं रखना चाहिए। कौन नहीं रखना चाहिए? कर्ड और खट्टे सामान कॉपर और ब्रास के बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब एक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यूजुअली कौन सी गैस लिबरेट होती है, क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ आपको इसे इलस्ट्रेट करना है, यानी कि आपको बताना है ये करके। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, किस तरह से आप टेस्ट करेंगे कि हाँ वही गैस जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि भाई ये गैस निकलती है, वही गैस प्रेजेंस है उसकी। तो इसके आंसर देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इलस्ट्रेशन इसका देख लेते हैं। सेट अप द एपरेटस एज शोन इन द गिवन फिगर।
जो ये फिगर दे रखा है इसमें जैसे जैसे जो जो एपरेटस सेट किए गए हैं उन एपरेटस को अकॉर्डिंग टू द फिगर सेट कर लीजिए। टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लीजिए, इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड अबाउट 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने, यानी कि आपको मेटल लेना है और उसके अंदर 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देना है धीरे धीरे। Soon the reaction between zinc and hydrochloric acid starts. जल्दी ही इनके बीच में एक रिएक्शन शुरू हो जाएगी एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? अब कैसे टेस्ट करेंगे, तो ये नेक्स्ट है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो इसका आंसर है टेस्ट फॉर H2 गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। When passed through soap solutions, जब इसे सोप सॉल्यूशन के बीच में से गुजारा जाता है, it gets trapped into bubbles, तो ये बबल्स में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, यानी कि वहां पे बबल्स बन जाएंगे। Bring a burning candle near the soap bubbles filled with gas, जब उन सोप बबल्स के पास में हम कोई लाइटेड कैंडल लाते हैं, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, द सोप बबल बर्स्ट एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एक पॉपअप साउंड के साथ जलती है। यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है। ठीक है, ये सोप सॉल्यूशन है, यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, गैस इस ट्यूब के जरिए कहाँ पर पहुंची, सोप सॉल्यूशन में पहुंची और बबल्स बना दिए। इन बबल्स के पास जलती हुई मोमबत्ती अगर ले जाते हैं तो मोमबत्ती पॉपअप साउंड के साथ और तेजी से जलती है, और ये हमें इंडिकेट करता है कि इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरसेंस। कोई मेटल ए है जो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है कुछ गैसेस, कुछ एफरसेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल, जो गैस अभी यहाँ पर बाहर निकली है वो क्या कर रही है, एक बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, बंद कर देती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, ये पूछा गया है कि भाई पहली बात तो ये बता दीजिए वो गैस कौन सी है जो इवॉल्व हो रही है। ठीक है जी, मेटल कंपाउंड है जिसका नाम ए यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, और जो गैस निकल रही है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो कौन सी गैस है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी जरूर। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पर। द मेटल कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो ए नाम का कंपाउंड है मेटल कंपाउंड वो कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना। ये कहां पर पढ़ा आपने, जिस समय पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कराई गई थी, या फिर जिस समय पे एसिड बेस एंड सॉल्ट कराए गए थे, या फिर जिस समय पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कराए गए थे, सभी में ये वाला कॉन्सेप्ट होता है ना। तो आप जो दूसरी वीडियोज हैं मेरे चैनल पर, आप वहां से ये अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। Therefore, the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is this: CaCO3 calcium carbonate plus 2HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जोड़ दिया है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जिससे बना क्या, कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्ड कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली और वाटर बाहर निकला, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एफरसेंस के रूप में निकल रही है और जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही है। ठीक है, तो पता चल गया होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट वो मेटल कंपाउंड है जिसका नाम ए था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। Why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in the aqueous solution, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? भाई जो HCl है या फिर जो HNO3 है वो क्यों ऐसा है कि एसिडिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है उनके पास भी हाइड्रोजन
मौजूद होता है, लेकिन ये तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते। तो क्यों नहीं दिखाते होंगे? आंसर है H प्लस आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। जो H प्लस आयन है किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। HCl और HNO3 etc given H plus ions in the water while alcohol and glucose do not give H plus ions। तो भाई जो H प्लस आयन देगा वो तो एसिड होगा, जो H प्लस आयन दे ही नहीं रहा तो वो एसिड क्यों कहेंगे भाई उसे हम? Therefore alcohol and glucose do not show acidic characters। इस वजह से जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है वो एसिडिक कैरेक्टर्स नहीं शो करते। नेक्स्ट है व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा है कि एक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो भाई क्यों करता होगा? कोई एसिड है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में है तो वो जरूर H प्लस आयन वहां पर जनरेट कर रहा होगा, और जहां पर आयंस होते हैं वहां पर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। ठीक है, तो कौन से आयंस हैं यहाँ पे? H प्लस आयंस मौजूद है, OH माइनस आयंस भी यहाँ पर मौजूद होते हैं वैसे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of a dry litmus paper? एक ड्राई HCl गैस जो है वो एक ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती, जबकि HCl तो एक एसिड है। तो क्यों नहीं करती? क्योंकि भाई एसिडिक माहौल पैदा करने के लिए, फिर जनरेट करने के लिए जो कि लिटमस पेपर पे असर डालेगा उसके लिए H प्लस आयन चाहिए, और H प्लस आयन मिलते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर तो ड्राई HCl गैस है और लिटमस पेपर भी ड्राई ही है ना, तो H प्लस आयन नहीं बन रहे होंगे। एक बार आंसर देख लेते हैं। ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H प्लस आयन, ठीक है, एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ अ ड्राई लिटमस पेपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी क्वेश्चंस का, ठीक है, और एज इट इज इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, तनुकरण कर रहे होते हैं, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? क्यों ऐसा है? जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है, ये हमें सलाह दी जाती है कि हमें एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, तो आपको पता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसी से संबंधित कुछ होने वाला है। आंसर एक बार इसका देख लेते हैं। While diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid because क्योंकि if water is added to the concentrated acid to dilute it, इसे dilute करने के लिए अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं, then a large amount of heat is evolved at once। एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलेगी, यानी कि एक्सप्लोजिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हो सकती है। This heat change some of the water to steam, जो ये हीट बाहर निकलने वाली है ये कुछ पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकती है एक्सप्लोसिवली, which can be splash the acid on one's face or cloth and cause acid burn, जो कि एसिड को एकदम से छलका देगी बर्तन में से बाहर की तरफ। वो एसिड मुंह पर पड़ सकता है, फेस पर, कपड़ों पर पड़ सकता है और एसिड बर्न कर सकता है। तो यही कारण है कि सलाह दी जाती है कि भाई एसिड को पानी में डालना चाहिए धीरे धीरे, पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो एकदम से एक्सप्लोसिवली एक्सोथर्मिक हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? भाई जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है ये कैसे अफेक्ट होगी अगर किसी एसिड को डाइल्यूट कर देंगे? तो जब किसी एसिड को डाइल्यूट हम करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होने वाली है? रिड्यूस हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आंसर इसका देखते हैं। व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू वाटर देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन, जब इसे डाइल्यूट किया जाता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है ना जी, तो जब भी हम किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वहां पर फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होते हैं। आप पानी को अगर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो पर वॉल्यूम जो क्या कहते हैं हाइड्रोनियम आयन है सॉल्यूशन के, वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, पहले मान लीजिए 50 ग्राम में अगर 100 आयंस निकल रहे थे, आपने उसमें पानी मिला दिया तो 100 ग्राम में 100 आयंस निकले,
है ना। तो पर वॉल्यूम जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन कमजोर हो जाने वाली है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड में या फिर सॉल्यूशन में अगर हम और ज्यादा ऐसा ही कुछ बेस मिला देते हैं तो जो OH आयंस हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज। पहले ही क्या कर रहे थे भाई, वो जो OH आयंस थे, जब हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोक्साइड्स को पानी में मिलाया जाता है तो OH आयंस बाहर निकलते हैं। आपने और ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो जो OH माइनस आयंस है वो और ज्यादा निकलने वाले हैं। आपने वाटर तो मिलाया नहीं ना, यहाँ पे आपने तो एक बेस और ज्यादा मिला दिया, तो जो बेस मिलाया है वो भी अपने OH आयंस बाहर निकालने वाला है। तो क्या होने वाला है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इट हैपेंस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन ये कुछ समय तक ही होगा, ओनली आफ्टर विच द कंसंट्रेशन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जब तक कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है भाई, हर चीज की एक लिमिट है ना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप किसी भी चीज को अगर मिलाना चाहते हो तो उसकी एक हद है, उसकी एक लिमिट है। तो उस लिमिट तक पहुंचने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई भी आप फर्क नहीं देखोगे। ठीक है, उस हद तक पहुंचने से पहले जो OH नेगेटिव आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली जाएगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B। आपको A एंड B के नाम से कुछ दो सॉल्यूशंस दिए गए। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6। जो सॉल्यूशन A है उसका pH 6 है, एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8, और जो सॉल्यूशन B है उसका pH 8 बोला है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन होगी। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच ऑफ वन इज बेसिक। इनमें से कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। तो आप समझ सकते हैं पीएच मीटर के बारे में, अगर आपको याद है थोड़ा सा तो आपको मैं बता देता हूं कि 7 से नीचे 7 से जो नीचे हैं वो एसिड होते हैं, और 7 जो पीएच से ऊपर के नंबर हैं वो बेसिक कहे जाते हैं। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन बी है उसका pH 8 है तो वो जरूर बेसिक होगा, और जो pH 6 है वो एसिडिक होगा क्योंकि वो 7 से नीचे है। तो एक बार देख लेते हैं। अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। pH वैल्यू जो कि 7 से नीचे है इंडिकेट करती है कि जो भी ये सॉल्यूशन है जिसका pH है ये वो एसिडिक सॉल्यूशन है। while greater than 7 indicates a basic solution। जो 7 से ज्यादा है वो बेसिक सॉल्यूशन को दर्शाते हैं। since solution A has more hydrogen ion concentration, तो जो सॉल्यूशन A है उसके पास ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगी क्योंकि एसिड हाइड्रोजन आयंस ही प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। A is acidic and solution B is basic। ये बिल्कुल आपको पता है। हम आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी रुकावट के। What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? H plus जो आयंस हैं उनका किसी सॉल्यूशन के नेचर पे क्या असर पड़ता है। अगर H plus आयन बढ़ते हैं तो जो नेचर है सॉल्यूशन का वो एसिडिक होता हुआ चला जाएगा, और अगर ये घट जाते हैं तो जो एसिडिटी है सॉल्यूशन की वो कमजोर होती चली जाएगी। आंसर एक बार देखते हैं। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H plus आयंस हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जितने ज्यादा H plus आयंस होंगे उतना ही जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H plus आयंस। क्या बेसिक सॉल्यूशंस के पास भी H plus आयंस होते हैं। इफ यस, अगर हाँ, देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो वो बेसिक क्यों है भाई, H plus आयन तो एसिड्स के पास होते हैं, तो बेस के पास अगर हैं तो क्यों है वहां पर। तो आंसर है बेसिक सॉल्यूशंस हैव H plus आयंस बट दीज आर फॉर लेस इन नंबर देन OH आयंस। बेसिक सॉल्यूशंस के पास भी H plus आयंस होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा कम होते हैं OH आयंस के कंपैरिजन में। ठीक है जी। सो एंड जो यहाँ पे OH माइनस आयन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बेसिक नेचर के लिए। अगर इसी सॉल्यूशन में मैं H plus आयंस को ज्यादा कर देता हूं तो यही सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अगर OH माइनस आयंस ज्यादा मात्रा में है तो यही बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो H प्लस और OH माइनस जो आयंस हैं वो किसी सॉल्यूशन के नेचर को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम? कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें कोई फार्मर, कोई किसान अपने फील्ड यानी कि जो खेत है उसकी मिट्टी को क्विक लाइम के साथ ट्रीट करता है, उसमें क्विक लाइम डालता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम है, और स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है उसके साथ, और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करता है। तो इसका आंसर है इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, देन इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम। तो उस मिट्टी को क्विक लाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है तो वहां पर उसकी फर्टिलिटी डाउन चली गई होगी। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स लिए जो फर्टिलाइजर्स बेसिक हों। तो होगा क्या कि जो एसिडिक जमीन है उसमें अगर हम बेसिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होगा एंड देन सॉइल अपने नॉर्मल पीएच को फिर से रीगेन कर लेगी एंड देन फर्टिलिटी फिर से रीगेन हो जाएगी। तो क्विक लाइम या फिर स्लैग लाइम या फिर चॉक पाउडर जो होता है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और यही कारण है कि जो मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई है उसमें जो किसान है वो इन चीजों का उपयोग कर रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए या फिर उसकी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए। ठीक है, देखो कितनी साइंस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? ठीक है, आंसर है इसका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन से वो सब्सटेंस हैं जिनको जो हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं? तो आंसर है स्लैग लाइम, CaOH ट्वाइस। ठीक है, स्लैग लाइम बुझा हुआ चूना। तीसरा जो क्वेश्चन है इसी पेज पर, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कौन सा वो सोडियम कंपाउंड है जिसका यूज हम एक कठोर जल को सॉफ्ट बनाने में करते हैं? ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसे सॉफ्ट वाटर करने में यूज उसका किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? क्या होगा कि अगर एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को गर्म किया जाए? Give the equation of the reaction involved. इस क्रिया में जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाली है उसकी आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या होने वाला है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, और एक गैस भी बाहर निकलेगी जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन इसकी देख लेते हैं जिसमें इक्वेशन है 2NaHCO3। ठीक है, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। हमने गर्म किया, एरो है सोडियम कार्बोनेट की तरफ, तो सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट के तौर पे मिला, साथ में वाटर एक्सटेंड हुआ है यहाँ पे, और साथ में CO2 भी निष्कासित हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है। ठीक है, और मेन प्रोडक्ट आपको मिला क्या, सोडियम कार्बोनेट। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर की जो रिएक्शन है उसके लिए एक इक्वेशन लिखनी है। कितना आसान यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाला है। CaSO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोला जाता है, प्लस 1.5 H2O। ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल हमने लिया क्या, H2O का। दोनों ने आपस में रिएक्शन की है, बना दिया है CaSO4 डॉट 2H2O जिसको बोलते हैं जिप्सम। तो अगर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जिप्सम का निर्माण कर देता है ना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be 1, 4, 5 and 10. भाई एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, तो जो उसका पीएच होने वाला है वो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 10 होने वाला है। तो भाई आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये कि जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं वो बेस होते हैं, और बेस वो होते हैं जिनका पीएच 7 से ऊपर होता है। तो 1, 4 और 5 ये 7 के नीचे हैं तो ये तो एसिड होंगे।
तो 10 ही ऊपर है तो ये बेस होगा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है उसका पीएच 10 हो सकता है। आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर है 10। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट है हमारा अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन, भाई एक सॉल्यूशन है जो रिएक्ट कर रहा है जो एग शेल होती है ना, अंडे की जो छिलके होते हैं उनके साथ, और जो गैस इवॉल्व हो रही है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ठीक है, जो ए नाम का सॉल्यूशन है वो क्रश्ड एग शेल के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसमें से गैस बाहर निकल रही है जो कि लाइम वाटर जो चूने का पानी होता है CaO उसको मिल्की बना रही है। ठीक है, दूधिया कर देती है। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन कर रहा होगा? आंसर है जी HCl। तुम कहोगे सर HCl क्यों है? क्योंकि भाई जो आपका जो क्रश्ड एग शेल है ना उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जब मेटल कार्बोनेट्स को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या निकलता है वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तुम लाइम वाटर के अंदर से गुजारोगे तो उसे मिल्की बना देती है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराई है, तो यहाँ पर एसिड है कौन सा? HCl। ठीक है जी, बाकी सब क्या है? बाकी सब सॉल्ट्स हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। ठीक है, यहाँ पे HCl होगा, आप करेक्शन कर सकते हैं इसमें। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml सॉल्यूशन है जिसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन HCl। HCl के 8 ml के जो सॉल्यूशन है उसके साथ उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। If we take 20 ml of the same solution of NaOH, अगर हम 10 की जगह पर 20 ml है ना NaOH ले लेते हैं, the amount of HCl solution required to neutralize it will be, है ना, बड़ा क्लियर है नहीं? तो भाई 10 ml को कितना 8 ml न्यूट्रलाइज कर देता है, तो 20 ml को डबल करेगा, सीधी सी बात है, तो 16 ml HCl के चाहिए होंगे। चलो आंसर देखते हैं एक बार, 16 ml है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था ये, है ना, कमाल कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान था, 16 ml इसका होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। आपको एसिडिटी हो जाती है, जलन हो जाती है पेट में, तो उसे बोलते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को सही करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं क्या? नहीं लेते। एनालजेसिक लेते हैं? नहीं लेते। एंटीसेप्टिक लेते हैं? नहीं लेते। एंटा एसिड लेते हैं? हाँ हाँ लेते हैं। तो एंटासिड लेते हैं, ठीक है ना, इनो, एसिलॉक, जिंटैक, ये टैबलेट्स लेते हैं ना, तो ये एंटासिड कैटेगरी में आती है मेडिसिन की। आंसर है जी एंटासिड। चलो आगे बढ़ते हैं। Write word equations and then balance equations for the reaction taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules। भाई आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशंस लिखनी है, फिर उन्हें बैलेंस भी करना है। अब किसकी वर्ड इक्वेशंस है और किसको बैलेंस करना है? जो रिएक्शंस नीचे दे रखी है इन रिएक्शंस की, जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम रिबन के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम पाउडर के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है आयरन फिलिंग्स के साथ। तो सभी में क्या है, जो एसिड है वो रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स के साथ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और साथ में मेटल सॉल्ट बाहर निकलने वाला है। मैंने सीधा आपको क्या कर दिया है यहाँ पर कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस दे दी हैं, आप सीधा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं इस समय पे। जैसे अगर मैं पहले का एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट, ये मेटल सॉल्ट हो गया और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, ये नीचे इसकी रिएक्शन है। Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। मैग्नीशियम का भी एक बार देख लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो Mg मैग्नीशियम के लिए लगा दिया है, 2HCl जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, MgCl2 बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। ऐसे ही बाकी की जो दो रिएक्शंस है वो भी आपको देखनी है, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो अल्कोहल है और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन मौजूद होता है, लेकिन फिर भी उन्हें एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो क्यों नहीं रखा गया भाई? इसलिए नहीं रखा गया होगा क्योंकि जब अल्कोहल और ग्लूकोज को हम वाटर में डालते हैं, यानी कि जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें अल्कोहल एंड ग्लूकोज H+ आयंस नहीं बनाते। वो घुल सकते हैं पानी के साथ, बट वहां पे H+ आयंस जनरेट नहीं कर रहे हैं। और जब H+ आयंस नहीं बना रहे तो H+ आयंस नहीं जो बनाते हैं उनको हम एसिड कहते ही नहीं है, तो इनको क्यों एसिड कहेंगे हम यहाँ पे? आंसर एक बार देख लेते हैं। दो कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज, हालांकि कंपाउंड्स अल्कोहल ग्लूकोज कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, बट दे डू नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयन। ये आयोनाइज नहीं होते, H+ आयंस नहीं निकालते, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, ऑन पासिंग करंट थ्रू देम। ठीक है, जब इनके अंदर से हम करंट गुजारते हैं ऐसे कह लो, या फिर जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब, तो H+ आयन नहीं निकालते, आयोनाइज नहीं होते। यही कारण है कि इन्हें एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? भाई डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, जबकि रेन वाटर करता है। तो भाई डिस्टिल वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं, रेन वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं, जैसे सल्फर, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो मिल जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मिल जाती है, तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो एसिड बन गया तो वहाँ पे H+ आयन जनरेट होगा, आयन जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। रेन वाटर में, डिस्टिल वाटर में नहीं होता है, ये सब कुछ इम्प्योरिटीज नहीं होती, इस वजह से वो भी कंडक्ट नहीं करता। Distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound. ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट कुछ नहीं रखता अपने अंदर। रेन वाटर while falling to the earth through the atmosphere dissolve in acidic gases, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स बना देते हैं, और जब आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं तो जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। Hence due to the presence of the carbonic acid which provides ions to the rainwater conduct electricity। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने आपको बिल्कुल एक कारण बता दिया है कि जो रेन वाटर है उसमें क्या होते हैं, उसमें आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डिस्टिल वाटर में वो नहीं होते। चलो, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसा कि अभी एक पहले क्वेश्चन आया था कि जो ड्राई HCl गैस है वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करती है ना। तो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है। जब एक्वस सॉल्यूशन में होती है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये एसिड्स होते हैं, तो H+ आयंस देते हैं, और जो H+ आयंस हैं वही क्या कर रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करने वाले फैक्टर्स हैं। तो जो एब्सेंस ऑफ वाटर है यहाँ पर, वो एसिड्स में से H+ आयन नहीं निकाल सकेगा, है ना, तो जिस कारण ये एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं कर पाएंगे। आंसर देख लेते हैं। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एसिड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। इन देम द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ये काम करते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। इस वजह से ये अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर पाएगा, छिपे हुए हैं उसके अंदर, बट जब पानी में वो घोला जाएगा तभी वो H+ आयंस बाहर निकाल पाएगा, तो तभी वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा, पहले नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। यानी कि जो A है वो आपको 4 pH दिखाएगा, जो B है वो 1, जो C है वो 11, जो D है वो 7 और जो E है वो 9 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। तो आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं, है ना, क्रमशः है। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? कौन सा न्यूट्रल होगा भाई? जिसका pH 7 है वो न्यूट्रल होगा। तो किसका pH है? D का pH है। चलो आगे देखेंगे। स्ट्रांगली एल्कलाइन, कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा? तो जो 11 है वो सबसे ज्यादा pH शो कर रहा है, 7 से ऊपर की तरफ बेस होते हैं, तो 9 है और 11 है।
तो 11 स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा, एल्कलाइन बोले तो बेस है ना, वाटर डिसॉल्वेबल बेस होते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो 7 से जो नीचे होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो जो 1 है यानी कि जो बी है ना, वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। वीकली एसिडिक जो 7 के आसपास है, तो 7 के आसपास, 7 से नीचे 4 है यहाँ पर, तो जो ए है वो वीकली एसिडिक होगा। और जो कमजोर एल्कलाइन है यानी कि जो कमजोर बेस है वो आपका कौन सा होगा, 9 होगा, जो 7 से ऊपर की तरफ है लेकिन 11 के नीचे है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है, इन्हें रखना है। तो सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा कौन, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर उससे हल्का बेस, फिर न्यूट्रल, फिर स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड है, और जो फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, तो पहले कम हाइड्रोजन आयन, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डी, सी, बी, ए एंड ई, ये ऊपर वालों के आंसर हैं, आप मैच कर लीजिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होने वाला है, 11, 11 कौन है, देखो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस था, फिर 9 जो उससे कमजोर बेस था, 7 न्यूट्रल, 4 एसिड है, एंड देन 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अगर किसी को कोई क्वेरी है देन वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी क्वेरी लिख सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरी कर दी जाए, क्लियर कर दी जाए वहीं पर ही। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि भाई उसके पीएच पे क्या असर पड़ता होगा जब वो टर्न हो जाता है कर्ड में, दही में बदल जाता है। एक्सप्लेन योर आंसर। भाई उसका पीएच 6 है, जब वो एसिडिक हो गया यानी कि खट्टा हो गया तो उसका पीएच और डाउन जाने वाला है ना। तो इसका देखो, पीएच ऑफ मिल्क फॉल्स, गिर जाता है बिलो 6 एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, जैसे वो दही में कन्वर्ट होता है तो उसका पीएच 6 से नीचे चला जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो लैक्टिक एसिड वहां पर बना है उसने पीएच को 6 से भी नीचे गिरा दिया है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूसेस इट्स पीएच वैल्यू, तो जो लैक्टिक एसिड है जो वहां पर प्रेजेंट है अब इस समय पे वो रिड्यूस कर रहा है उसकी पीएच वैल्यू को, और 6 से भी नीचे पीएच वैल्यू चली जाती है उसकी। आगे बढ़ते हैं। अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों होता है अभी ऐसा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक जो दूधिया है वो बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है अपने फ्रेश मिल्क में, तो क्यों मिला देता है वो यहाँ पर देखने वाली बात है। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। क्यों ऐसा है कि जो मिल्कमैन है वो जो दूध का पीएच है वो 6 से थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा है, उसे एल्कलाइन कर रहा है, बेसिक ले जा रहा है। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। क्यों, जो ये वाला दूध है जिसमें अभी बेकिंग सोडा डाल दिया है तो इसको एक लंबा टाइम लगता है कर्ड में सेट होने के लिए। तो देखो आपको वैसे तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार फिर भी बता देता हूं क्योंकि मुझे बताना तो है ही ये। मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट श्योर इजिली, ये खट्टा ना पड़े जल्दी से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। जो लैक्टिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन के कारण जो दूध है वो खट्टा ना पड़े, तो उसमें पहले से ही क्या कर दिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया। बेकिंग सोडा डालते क्या हुआ, वो हल्का सा एल्कलाइन हो गया। अब एल्कलाइन को वापस नीचे 6 से नीचे गिरने में, है ना, पीएच को टाइम लगने वाला है, तो क्या होगा, ये जल्दी से नहीं हो पाएगा और आपका दूध जो है वो लंबे समय तक चल जाएगा। The alkaline milk takes a longer time to set into curd because the lactic acid being formed has to first neutralize द एल्कली प्रेजेंट इन इट, है ना। तो जो एल्कलाइन मिल्क है उसको लंबा समय लगने वाला है कर्ड में सेट होने में, यानी कि दही बनने में। क्यों, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है पहले तो वो उस बेकिंग सोडा को न्यूट्रल करेगा और उसके बाद जाके वो कर्ड में कन्वर्ट होगा। तो पहले क्या हो रहा था, पहले सीधा कर्ड बन रहा था, जो लैक्टिक एसिड था वो सीधा उसे क्या कर रहा था, कर्ड बना देता था दूध को। लेकिन अभी क्या है, दूध में पहले ही बेकिंग सोडा डाल दिया है ना मिल्कमैन ने। तो अब जो लैक्टिक एसिड वहां पे बनेगा वो पहले न्यूट्रलाइज करेगा किसको, एल्कली को, जो उसके अंदर बेस प्रेजेंट है, और उसके बाद उसे क्या करेगा, सेट करेगा कर्ड में, तो टाइम लगेगा ना इसमें। तो इस वजह से जो एल्कलाइन मिल्क है वो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट इनटू कर्ड। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स।
जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में ही रखना चाहिए। एक्सप्लेन वाई, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है भाई वो हेमीहाइड्रेट है, जैसे ही वहां पे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत ज्यादा कठोर होता है। देखते हैं एक बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन। उसमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, हाइड्रेशन मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मॉलिक्यूल मिला, वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, जिसने उसको सेट कर दिया मतलब कठोर कर दिया। दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कुछ समय के बाद यूजलेस बना देगा। तो यूजलेस हो जाएगा तो हमारे किस काम का अभी, तो इससे तो ज्यादा अच्छा है ना कि उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रख दो, जब काम होना होगा उससे तब उसे निकालेंगे एंड देन उससे काम कर लेंगे। तो यूजलेस नहीं होगा वो, ठीक है ना जी, जिप्सम में कन्वर्ट नहीं होगा केमिकली अगर हम बात करें तो। चलिए, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और इसके 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं। ये भी बड़ा आसान है, 8th क्लास का एक तरह से आप इसको मान सकते हैं क्वेश्चन है ये। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, इस तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल इसका देख लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये एसिड है, दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन की, NaCl बन गया है जो कि आपका टेबल सॉल्ट है, प्लस H2 वाटर का निर्माण हो गया। और दूसरा एक बार देख लेते हैं, CH3 COOH एसिटिक एसिड है यहाँ पर ये, प्लस NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एसिड है ये बेस है, दोनों ने आपस में रिएक्शन की है, बन गया है क्या, CH3 COONA सोडियम एसीटेट बन गया है जो कि एक सॉल्ट होता है, प्लस में वाटर का निर्माण हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सॉल्ट प्लस वाटर बना है, तो इसे भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कितना आसान था। चलिए, अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गिव 2 इंपोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के आपको 2 इंपोर्टेंट जो खास उपयोग हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। जो ग्लास इंडस्ट्री है उसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा यूज होता है इसका, और पेपर इंडस्ट्री में भी पेपर को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होते हैं उसमें से हार्डनेस को परमानेंटली हटाने के लिए हमें जो वॉशिंग सोडा है उसका उपयोग करना होता है, तो यहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा आपका, तो बेकिंग सोडा का उपयोग एक बार देख लीजिए। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन्स टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो बेकिंग सोडा है उसको मेडिसिन्स में यूज किया जाता है। कौन सी मेडिसिन्स, एंटासिड, जो अभी मैंने इंडाइजेशन के अंदर बताई थी कि इंडाइजेशन में हम कौन सी दवाई लेते हैं, तो जो एंटासिड है उसमें उनको बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं। और दूसरा है बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जो कि बाद में बेकरीज में यूज होता है, केक बनाने के लिए या फिर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। ठीक है जी, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज इस वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। सो अभी टाइम आ गया है बाय बाय कहने का। हम फिर से एक नई वीडियो के अंदर आने वाले हैं अगले चैप्टर यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स लेकर। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है वीडियो, यूजफुल लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू यूजर्स हैं हमारे, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको लगातार सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, मिलते हैं फिर से